नमस्कार नीमच नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज हमारे सुबह सवेरे कार्यक्रम में आपसे रूबरू होने जा रही है एक ऐसी हस्ती जिन्होंने बहुत कम उम्र में राजनीति से शुरुआत की और नीमच में अपनी एक नई पहचान बनाई। वे कांग्रेस से हैं, लगातार दूसरी बार पार्षद पद पर पहुंचे हैं और नीमच में कांग्रेस से नेता होने के साथ साथ नीमच नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष हैं। जी हाँ, हमारे बीच हैं योगेश प्रजापति, जो कि नीमच में चर्चित नाम है और एक ऐसा नाम है जो कि अच्छे अच्छे नेताओं की हवा टाइट कर देते हैं। तो योगेश जी, आपका नीमच टुडे में स्वागत है। धन्यवाद राकेश जी। आज लोगों की काफी समय से यहाँ डिमांड थी कि योगेश प्रजापति जी का इंटरव्यू किया जाए, क्योंकि योगेश प्रजापति बहुत सारे सवाल उठाते हैं, लोगों के सामने सवाल उठाते हैं, परिषद में सवाल उठाते हैं, मीडिया के सामने सवाल उठाते हैं, लेकिन आज हम आपके सामने सवाल उठाएंगे। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल सर, आपने याद किया तो हम हाजिर हो गए आपकी आवाज पे। जी, तो ये हमारा जो नीमच टुडे का जो सुबह सवेरा का जो कार्यक्रम है, ये कुछ अलग हटकर है। इसमें हम आपके जीवन के बारे में पूछेंगे, आपकी दिनचर्या के बारे में पूछेंगे, आपके राजनीतिक करियर के बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहले आपकी दिन की शुरुआत कैसे होती है? राकेश जी, सुबह सबसे पहले तो जैसे मैं उठता हूँ तो मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। मेरा 30-40 मिनट का मॉर्निंग वॉक प्रतिदिन रहता है। उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि कभी गैप नहीं हो। मैक्सिमम मैं सप्ताह में 5-6 दिन तो जाता ही हूँ, एक आध दिन का भी गैप हो जाता तो हो जाता है। उसके बाद में घर जाता हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ने का कार्यक्रम होता है, स्कूल छोड़ा। उसके बाद में मैं 1 से 1.5 घंटा तक वार्ड में रहता हूँ। डेली वार्ड में? पर डे वार्ड में आपका टी क्लब भी है, मतलब घूमते आने के बाद जो टी क्लब में भी शामिल होते उसके बाद में 9:30 बजे टी क्लब में जाता हूँ। 9-9:30 बजे वहाँ पहुँचता हूँ। फिर आधे घंटे हम वहाँ पे गपशप करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। फिर अपनी दिनचर्या की शुरुआत हो जाती है। फिर मैं घर जाता हूँ, नहाना धोता हूँ। नहाना धोने के बाद में फिर अपने काम पे निकल शुरुआत होती है। उसके बाद दिनचर्या चालू हो जाती है। राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? छात्र जीवन से आप सक्रिय थे? बिल्कुल, आप भी मेरे काफी पुराने मित्र हो। इस मामले में आपको खुद को जानकारी है कि मैं छात्र राजनीति से ही उठा था और मैंने छात्रों की सेवा से ही राजनीति और समाज सेवा के अंदर कदम रखा था, जिसके अंदर हमने कॉलेज के अंदर काफी टाइम तक, कम से कम 10 से 15 साल तक हमने छात्र राजनीति करी और वहाँ पर पहले करा। फिर कई छात्रों को हमने वहाँ पे राजनीति के रूप में वहाँ से डेवलप किया। हमने चुनाव लड़ाए, कई छात्रों को हमने छात्र नेता बनाया। एनएसयूआई में भी आप पद पे रहे? एनएसयूआई में मैं प्रदेश सचिव तक रहा, जिला पदाधिकारी रहा। उसके बाद में यूथ कांग्रेस में पदाधिकारी रहा। कंटिन्यू कहीं ना कहीं पार्टी वर्क में काम करता रहा। नहीं, तो कांग्रेस से ही जुड़े, मतलब उस समय भाजपा भी आपके लिए एक विकल्प थी? ऐसा उस टाइम विचार नहीं था। कुछ कांग्रेस के मित्र थे छात्र राजनीति में, वो लोग ले गए। तो उस टाइम क्या कि एनएसयूआई बड़ी फुल फॉर्म पे थी। एनएसयूआई जितने भी शहर के लोग हैं, हमेशा अच्छे वर्ग के लोग सब एनएसयूआई के साथ जुड़े हुए थे। मुझे भी ले गए। फिर हम लोगों ने वहाँ पर जब जिस तरह राजनीति करी तो मुझे लगा कि ना एनएसयूआई जो है छात्रों की लड़ाई लड़ रही है, और हम लोगों ने वहाँ से शुरुआत करी और उसके बाद हमने राजनीति में कदम उसी वजह से हुए। जी जी। कितने चुनाव लड़ चुके हैं अभी तक? राकेश जी, मैं पार्षद के चुनाव भी लड़ा हूँ। मैंने युद्ध संगठन वहाँ पे भी मैंने जीत हासिल करी। फिर उसके बाद में मैं नगर पालिका में पार्षद का चुनाव लड़ा। 2 बार मैं पार्षद, दूसरी बार मैं पार्षद हूँ। अभी लगभग 10 साल से मैं पार्षद के पद पे काम कर रहा हूँ। पहला चुनाव आपने? इससे पहले मैंने एक चुनाव लड़ा था, उसमें मैंने 55 वोटों से मैं हार गया था। आपके वार्ड से लड़ा? हाँ, कांग्रेस से थे, निर्दलीय से? नहीं, मैं कांग्रेस से था। तीनों बार कांग्रेस ने टिकट? तीनों बार कांग्रेस ने मुझ पर विश्वास रखा और मैं कांग्रेस के विश्वास पे खरा उतरा हूँ। तो पहला चुनाव हारने के बाद फिर आपने वार्ड बदल दिया था? वो महिला हो गया था। अच्छा, महिला और सामान्य वार्ड हो गया था। और वो जहाँ से मैं लड़ा वो ओबीसी वार्ड हो गया था। अच्छा। तो ओबीसी का मैं आता भी हूँ, ओबीसी वर्ग से। और पार्टी ने वो सीट कब लगभग 25 सालों से हम जीत नहीं पा रहे थे। भंवरलाल जी छाजेड़ हुआ करते थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे और नगर पालिका अध्यक्ष बने थे। उस वार्ड से वो जीते। उसके बाद में लगभग 25 सालों से हम लोग नहीं जीत पाए। कई लोग हमारे पार्टी के बड़े बड़े लोग भी लड़े, लेकिन वो ऐसा रहा। लेकिन वहां पर मैंने जाने के बाद में मेरे साथ पार्टी और वहां के लोगों ने विश्वास करा और मेरे वार्ड से लगा हुआ वार्ड था, तो सब लोगों ने मुझ पर विश्वास करा और मैं जीता। सबसे बड़ी बात यह कि पहली बार तो जीता ही जब मैं नया चेहरा था, लेकिन दूसरी बार उससे डबल वोटों से जीता। तो वहां के लोगों ने मुझे इतना विश्वास करा कि वहां से जब मैं पहली बार जीता उससे डबल वोटों से विश्वास किया और मुझे 200 वोटों से लोगों ने जिताया। तो ये लगातार अब दूसरी बार जीते, नगर पालिका अध्यक्ष बनने का ख्वाब है आपका? ख्वाब तो हर आदमी का होता है कुछ ना कुछ।
लेकिन ऐसी कोई ये नहीं कि मुझे नगर पालिका अध्यक्ष ही बनना। मैं अपने काम के प्रति बड़ा वफादार रहता हूँ। मुझे लगता है जुनून की तरह काम करता हूँ। मैं जब भी जहाँ रहा ना तो मैंने जुनून की तरह ही काम करा राकेश जी। गुटबाजी से बंधे हुए हैं? नहीं, मैं गुटबाजी से बंधा नहीं हूँ। सारे लोग नंदू पटेल का ठप्पा तो आप पे लगा हुआ है। अच्छा है। नंदू भाई हमारे नेता है, हमारे मार्गदर्शक है, और उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं लगातार मुझे अप्रिशिएट किया। मेरी मदद पर ठप्पा लगना तो अच्छी बात है। मीनाक्षी जी के सपोर्टर नहीं है क्या? मीनाक्षी जी भी हमारी नेता है और मीनाक्षी जी ने भी मुझे मदद करी। पहला टिकट ही मुझे मीनाक्षी जी ने दिया था। ऐसा तो मतलब कहीं ना कहीं सिंधिया खेमा और उमराव खेमे से आपकी पटरी नहीं बढ़ पाई। हाँ, इन लोगों से मेरा जुड़ाव नहीं रहा, क्योंकि मैं जब से आया ना राजनीति में, या तो मेरे पे बालकवि बैरागी जी का आशीर्वाद रहा या नंदू भैया का आशीर्वाद रहा। स्थानीय स्तर पे इन लोगों ने मुझे अच्छा सहयोग करा। ऐसा चलिए बात करते हैं, आइए बैठते हैं। हम नीमच नगर पालिका की बात करें। ऐसा कहा जाता है कि योगेश प्रजापति नीमच नगर पालिका में दूसरी बार पार्षद तो चुन के गए, लेकिन आप पर एक ठप्पा है विरोध का। क्या आप हमेशा विरोध करते हैं? विरोध विरोध विरोध, और शहर विकास के कार्यों का ही विरोध है, वो विरोध क्यों? तो राकेश जी, मैं पहला पहला कार्यकाल रहा, आपने देखा शहर के अंदर इतने काम हुए, मेरे वार्ड में भी इतने काम हुए, तब तो मेरे पे विरोध का ठप्पा नहीं लगा। पहले भी मैंने काम किया और नगर पालिका अध्यक्ष से कई चीजों, और यहाँ तक कि हमारी लड़ाइयाँ इतनी खतरनाक हुई जो आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ बोला और मैंने भी उनको बहुत कुछ बोला। लेकिन एक पहले की राजनीति में ये कौन से नगर पालिका अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष या इससे पहले पप्पू जैन के? पप्पू जैन जी अध्यक्ष थे उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम तो हम 7 पार्षद ही थे, भाजपा के 33 पार्षद थे। उन्होंने नगर पालिका चलाई, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस के पार्षद उनका विरोध कंटिन्यू परिषद में भी करते थे और लगातार अखबारों में भी करते थे, जहां पे हमारा मिलाव नहीं होता था। लेकिन उन लोगों ने ये है कि कभी भी विकास के मामले में हमने ना तो उनसे समझौता करा ना उन्होंने करा। विकास एक निरंतर प्रक्रिया रखी उन्होंने, और उनके मन में था कि पूरा शहर का विकास करना है, और हमारे मन में भी था कि हमारे वार्ड का विकास करना और पूरे शहर का विकास करना। जहां तक हो सका था हम कोशिश करते रहे, वो हमने कभी उनका विरोध नहीं करा और प्रस्ताव पास हुए। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा क्या हो रहा है कि लेकिन एक चीज है कि पप्पू जैन के कार्यकाल में ऐसा कहते थे योगेश प्रजापति विरोध भी करते थे और साथ भी देते थे। इस बार तो टोटल विरोध ही विरोध है, नगर पालिका पूरी तरह से विरोध है। आप बताइए, परिषद के जितने भी सम्मेलन हुए उसमें से कम 60% परिषद में तो हमने सर्वसम्मति दी है, और मैंने खुद ने प्रस्ताव पास करे। उन्होंने हाथ खड़े कराए तो हाथ खड़े करे। जहां पे प्रस्ताव अगर शहर हित का है और शहर की जनता से जुड़ा हुआ है तो हमने उनका पुरजोर समर्थन किया है। और रही विपक्ष की भूमिका निभाने की, तो वो हमारा नैतिक दायित्व बनता है और कर्तव्य बनता है। शहर के प्रति हमारी वफादारी लॉयल्टी है कि हम शहर की जनता की आवाज वहां उठाएं। ये ना जाने क्यों हमें दुश्मन मानते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि वो विपक्ष को दुश्मन क्यों मान रहे हैं। उनको अपने लेकिन विपक्ष को दुश्मन मानने के साथ ही ये कि विपक्ष शहर विकास के मुद्दों पे साथ नहीं देता, ये उनका बड़ा आरोप है। मैं भी सुनता हूँ कि वो बार बार बोलते हैं कि शहर विकास में योगेश प्रजापति, स्वयं सिर्फ एकमात्र योगेश प्रजापति हमारा विरोध करते हैं और शहर विकास नहीं करने देते। ऐसा एक भी काम बताइए राकेश जी जहां उन्होंने शहर विकास का कोई मामला लाया और हमने विरोध करा। उन्होंने दशहरा मैदान के अंदर बोला था कि हमें वो बनाना है, यहाँ पे बनाना है। हमने उसका समर्थन करा और प्रस्ताव पास करा। उसके बाद किनके कार्यकाल की बात? ये अभी स्वाति चोपड़ा जी के कार्यकाल में वो प्रस्ताव हमने पास करा, लेकिन वो हॉकर जोन कागजों में ले गया। उनके खुद की क्या इस तरह की प्रक्रिया रही, प्रशासकीय प्रक्रिया रही कि वो उसको अमली जमा नहीं पहना पाए, और वो योजना उनकी 2.5 फीस हो गई। अच्छा, ये 1.5 साल पुरानी बात है। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, आप उनके ससुर संतोष चोपड़ा को टारगेट करते हैं। संतोष चोपड़ा एक दिन नगर पालिका नहीं गए, वे नगर पालिका में नजर नहीं आते हैं और टारगेट संतोष चोपड़ा को करते हैं। उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, क्या प्रॉपर्टी का बिजनेस करना गलत है? राकेश जी, संतोष जी चोपड़ा का मैंने आरोप जब भी लगाया ना, मैंने तथ्यात्मक आरोप लगाया, मैंने कोई गलत आरोप नहीं लगाया। संतोष जी चोपड़ा अगर नगर पालिका में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि मैं नगर पालिका, आपके खुद के मीडिया के मार्फत उन्होंने कहा कि हाँ हम लोग इंटरफेयर करते हैं, हम लोग वहाँ पे सहयोग करते हैं। मेरा कहना है कि सहयोग करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी बहू पढ़ी लिखी उच्च शिक्षित है चोपड़ा, वो खुद अपने विवेक से निर्णय लेती है। लेकिन आपका जो टारगेट स्वाति चोपड़ा कम और संतोष चोपड़ा ज्यादा रहता है, ऐसा क्यों? मेरा कहना है कि आपने खुद ने कहा वो पढ़ी लिखी महिला, और हमने खुद ने भी लिखा है पढ़ी लिखी महिला है, और उन्होंने खुद ने भी बार बार कहा कि मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ। तो जब पढ़ी लिखी महिला, तो उसको संतोष जी चोपड़ा, गौरव चोपड़ा, कालू चोपड़ा, मनोहर मोटवानी, इनके सहयोग की आवश्यकता क्यों? आखिर ये नगर पालिका में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? पहली बार अध्यक्ष बनी ना, पहली बार अध्यक्ष बनी और ये लोग कहते हैं हम पूरा परिवार शहर की सेवा में लगाए। ये शहर की सेवा में लगा है,
या किस काम में लगा है, ये तो आपको भी मालूम है और पूरे शहर को मालूम है। मैं अपने मुंह से ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि आपके मार्फत से मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं कहना चाहता जो गलत हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए राकेश जी। वो शहर की सेवा कम, हमने शहर की सेवा कम कर रहे हैं और अपनी निजी सेवा ज्यादा कर रहे हमने ये देखा कि हरीश दुआ जी का कार्यकाल था, नीता दुआ अध्यक्ष थी। हरीश दुआ पूरे समय ऑफिस में बैठते थे, पूरे हर फाइलों में दखल अंदाजी उनकी होती थी। संतोष चोपड़ा के मामले में तो में कहीं नजर आते हूँ। हैं। राकेश जी, आप वहाँ पे 40 पार्षदों से अलग से अनऑफिशियल मिलिए, वहाँ के अधिकारियों से बात कीजिए, वहाँ के कर्मचारियों से बात कीजिए, जो आपको सब जने यही कहेंगे कि यार हम परेशान हो गए हैं। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये तथ्यात्मक सबूत है कि वो लोग परेशान हो चुके हैं। कारण ये है कि वो कभी कहते हैं कि संतोष जी ये कहते हैं, गौरव जी ये कहते हैं, कालू चोपड़ा फोन लगा के कहता है, मनोहर मोटवानी ये कहता है, स्वाति जी कहती है ये मत करना वो करना। तो बोले कि काम एक जना बता दे हमें कोई दिक्कत नहीं है, कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति एक अथेंटिक हो जाए कि यार ये काम बताएगा। पर वहाँ समस्या है कि 4-4 जने काम बताते हैं और अधिकारी परेशान है। मैं आपको यही बता सकता हूँ, कई लोग, कल एक व्यक्ति ने मुझे फोन लगाया, बोले भाई साहब हम लोगों ने उनको कहा कि ना ये काम ऐसे नहीं होगा, तो हमको स्वाति जी ने कुछ काम बोला, फिर मालूम पड़ा संतोष जी ने अलग बात बोल दी। वो हो सकता है सामंजस्य की कहीं कमी हो आपस में, लेकिन लेकिन ये जो चोपड़ा फैमिली को लेकर जो बार बार आरोप उठाए जाते हैं, तो उस पर आपकी कोई रंजिश है क्या? उनसे पूछिए कभी, मेरा तो उनसे बहुत अच्छा रहा है। मैंने तो ये नगर पालिका अध्यक्ष नहीं बोले, जब भी हम मिलते थे तो बड़ा प्रेम से मिलते थे, सौहार्दता से मिलते थे और हमने संतोष जी को हमेशा सम्मान ही दिया है। कभी हमने इस तरह की स्थिति नहीं रही कि ना संतोष जी से हमारी कोई बात, और आज भी हमारी संतोष जी के मामले में मेरी ना तो उनसे कोई हॉट हुई, ना कोई बातचीत हुई, ना कोई इस तरह की हुई। हम लोग कहीं कार्यक्रम में मिलते हैं, सिर्फ हमारी हाय हेलो होती है, इससे अलावा कोई मुलाकात नहीं होती, ना इससे पहले हुई, मतलब जब जिद मने उस दिन से लेके आते। बड़ा आरोप आप संतोष चोपड़ा और स्वाति चोपड़ा और नगर पालिका के जो पार्षद है बीजेपी के, उन पे लगाते कि शहर की जमीनें बेच रहे, शहर की जमीनें बेच रहे हैं, जबकि 2 साल का कार्यकाल हो गया, 1 इंच जमीन नहीं बेची। नीमच नगर पालिका की 1 इंच जमीन नहीं बेची। तो ये आपके आरोप मनगढ़ंत तो झूठे ही साबित होते हैं। बताइए आपकी कौन सी जमीन बेची? राकेश जी, आपने कितने 1 इंच जमीन नहीं बेची, मैं आपको हर बार सबूत दिए हैं। मैंने कोई भी मामला बिना सबूत के नहीं उठाया। कि आगे मेडिकल कॉलेज के सामने इंजीनियरिंग कॉलेज की, नर्सिंग कॉलेज के नाम की जमीन ये बेच रहे थे, टेंडर निकाल दिए थे और एक इनके सभापति का टेंडर उसमें आ भी चुका था। वो 3 टेंडर इन्होंने निकाले थे। संतोष जी चोपड़ा और उनके परिवार के लोग वो जमीन खरीद रहे थे और ये प्रक्रिया कर दी थी कि नगर पालिका में साफ बोल देता कि इस टेंडर को कोई दूसरा नहीं खरीदेगा। मैंने भाजपा के लोगों से, इनके विधायक से, इनसे सांसद से, मैंने कैलाश विजयवर्गीय तक मामला बताया, मैंने कलेक्टर साहब से मुलाकात करी, तब जाके वो जमीन का मामला रुका और कलेक्टर साहब ने उसको खारिज करा। पहला मामला ये सुने, पहले मेरी बात, उसमें तो ये था कि वो उसको कमर्शियल के उपयोग के लिए टेंडर निकाला था, और दूसरी चीज कि जब ये पता चला कि जमीन नर्सिंग कॉलेज की है तो उसको फिर निरस्ती कर मुझे पता था, नगर पालिका के कर्मचारियों को पता था। क्या नगर पालिका ऐसी चल रही है? क्या हवा में थोड़ी चल रही? सब चीजें सब कुछ मालूम है। बिकी तो नहीं ना? रोकी किस? बिकी तो नहीं ना? मैंने रोकी ना, वो तो नर्सिंग कॉलेज के लिए आरक्षित थी पहले से ही। भाई रोकी मैंने। उसके अलावा देखिए नगर पालिका ढिल्लन की फाइल आज तक गायब है। फाइल में उन्होंने ढिल्लन वाला मामला तो चोपड़ा जी के कार्यकाल के पहले का है। चोपड़ा जी के कार्यकाल का पहले हो गया, तो मैं आज इस्तीफा दे दूंगा। ढिल्लन वाला मामला तो ये रघुराज जी के समय का चल रहा है। सुनो मेरी बात, चल तो विवादित बहुत मामले चल रहे हैं। आपको मालूम है राकेश जी भारद्वाज की एक जमीन हुई थी नगर पालिका में, रघुराज सिंह जी चौड़िया ने उसको नीलाम करवा दी थी चमड़ा कारखाने के लिए। लेकिन अगली परिषद को लगा कि शहर का नुकसान हो रहा और नगर पालिका का नुकसान हो रहा, तो हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट में हम हार गए, नगर पालिका डबल बेंच में गई, डबल बेंच में हम हार गए, सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जीती और आज 100 करोड़ की जमीन नगर पालिका को मिली। किसको मिली? क्या मुझे या कोई नगर पालिका अध्यक्ष को? ये एक नैतिक दायित्व होता है हमारा पद का कि हम पद पे बैठ के उस व्यक्ति की, उस संस्था का भला करें। तो आज भला करा तो नगर पालिका को मिली। तो मेरा कहना है कि आप बोल रहे हो कि ढिल्लन रघुराज सिंह जी चौड़िया के टाइम का था, उस टाइम से भाई हर प्रतिनिधि ने कहा कि ये बताइए, कांग्रेस के कार्यकाल में नीमच का सबसे बड़ा 34-36 भूमि घोटाला हुआ। 250 की जगह 700 प्लाट, 1000 प्लाट, आज भी 34-36 के घोटाले के पीड़ित हैं, जो आज भी वहां। वो कांग्रेस का सबसे बड़ा घोटाला था, रघुराज सिंह चौड़िया के समय का घोटाला था। आप 10 साल तक पार्षद रहे, नेता प्रतिपक्ष हैं, इसकी मामले की जांच अभी तक चल रही है, क्यों नहीं हो पा रही पूरी? वो सही बात बोली आपने। 34-36 नीमच शहर के लिए नासूर बना, एक बहुत बड़ा घोटाला नगर पालिका का हुआ, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और नगर पालिका, तात्कालिक नगर पालिका अध्यक्ष जी रघुराज सिंह जी चौड़िया, दोनों की मुलाकात थी, मिलीभगत थी
और उस वजह से घोटाला हुआ और आज तक वो जनता परेशान हो रही है। लेकिन वहां पर भी कई बड़े बड़े 5,000 7,000 स्क्वायर फीट के भूमाफियाओं के प्लाट पड़े हुए हैं। तो जो कई सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं उसका आज तक निराकरण नहीं हुआ। मेरा कहना है कि क्यों नगर पालिका अध्यक्ष उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, क्यों वो नगर पालिका को जमीन नहीं दिलाते हैं। ऐसा प्रस्ताव लाओ कि वो नगर 5,000 स्क्वायर फीट के जो प्लाट हम चाहते हैं 600 स्क्वायर फीट के अगर प्लाट है तो चलो उनका कोई लगता है कि छोटा व्यक्ति को घर मिलना चाहिए, एक उनका आसरा होना चाहिए। लेकिन जो भूमाफिया है उनके प्लाटों की प्रस्ताव लाए और परिषद उनपे एक्वायर करे। क्यों अभी कांग्रेस के 15 लोगों ने उस पे सब पे बोर्ड गड़वाए और बोर्ड वाला कब्जे में लिया। वो तत्कालिक पार्षद था एक, वहां पे बना रहे थे और उन्होंने कब्जा कर लिया था। हम लोगों ने सीएमओ तत्कालिक सीएमओ से बोल के और यहाँ पूरे शहर के अंदर जितने भी 34-36 के घोटाले वाले प्लाट थे उन पे बोर्ड गड़े हुए, आज तक बोर्ड गड़े हुए। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या होता है, जैसे आप मिलने वाले तो जाते हैं बोर्ड गाड़ देते हैं, रात को बोर्ड गड़ते हैं, सुबह दीवारें खड़ी रहती है। इसमें कार्रवाई नगर पालिका करती है। दूसरी चीज ये नगर कि पालिका 40 साल बाद नीमच संतोष चोपड़ा पे आप भूमाफिया का आरोप लगाते हैं, स्वाति चोपड़ा पे भूमाफिया का आरोप लगाते हैं। दूसरी चीज ये है कि संतोष चोपड़ा का जो काम है वो है प्रॉपर्टी का, और उन्होंने उनके खिलाफ कोई भी, वो सरकारी जमीनों के मामलों पे तो प्रॉपर्टी का काम करते नहीं, अपनी निजी प्रॉपर्टी का काम करते हैं। सरकारी छोड़ो, निजी का मामला भी एक भी प्लाट का मामला सामने नहीं आया कि उन्होंने किस साथ धोखाधड़ी की हो। तो ये भूमाफिया का ठप्पा आखिर क्यों? राकेश जी आप ये चलाओगे ना तो मैं बताता हूँ आपको। जो उनके आनंद विहार कॉलोनी है ना, उसके पास में जो रोड जा रहा है ना, वो सरकारी जमीन पे रोड है। क्योंकि मैं नगर पालिका का दायित्व है, मैं नगर पालिका तक बात करना चाहता हूँ। तो संतोष जी चोपड़ा ने नहीं किसी का प्लाट नहीं दबाया या किसी के साथ धोखाधड़ी की नहीं की, नहीं वो तो एक जांच का विषय है, वो तो एक जांच का विषय है, वो एक अलग मुद्दा है। नहीं, भू माफिया और धोखाधड़ी वाली बात ये होती है कि आप नीमच में कॉलोनी काट रहे हैं, आप लोगों का प्लाट हड़प रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं, या सरकारी जमीन है या सरकारी जमीनों को बेच रहे हैं। नीमच नगर पालिका की 1 इंच जमीन नहीं बेची, और फिर अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा है और संतोष चोपड़ा पे आरोप। मेरा कहना है कि क्या किसी सरकारी जमीन पर रजिस्ट्री करा लेते उसको कहते हैं क्या? सरकारी जमीन पे आपने नीतिगत विरोध के विपरीत आपने कहीं ना कहीं ऐसा बनाकर आभा मंडल बनाकर जमीन पे कब्जा करा, सत्ता का प्रभाव लिया, उसको सरकारी जमीन पे आपके कांग्रेस के नेता है, राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना की बहू के नाम स्पेंटा पेट्रोल पंप के पीछे 300 करोड़ की भूमि जो लीजधारी थी वो उन्होंने औने पौने दाम में खरीद ली। उस मामले में आपने अभी तक आवाज नहीं उठाई। ये है कि जमीन किसने दी, किसने ली? कांग्रेस की सरकार थी, रघुराज सिंह चौड़िया के कार्यकाल में दी गई। तो सत्ता किसकी है अभी पिछले 25 सालों से? नहीं तो इसमें भी आप भी 10 साल से पार्षद हो ना, इसमें मैं 10 साल से मैं पार्षद हूँ। मुझे जो मामला है उन मामलों की मैं आवाज आज वो जमीन नीमच की बेशकीमती जमीन है, 300 करोड़ की जमीन है, कुल 80-90 लाख रुपए में रजिस्ट्री हो गई, 1.5-2 करोड़ में बेच दी गई। क्या लीजधारी को इस तरह की जमीन बेचने का अधिकार है? मैंने ना तो कागज देखे, उसके कागज क्यों नहीं देखे आपने? 10 साल में कागज क्यों नहीं देखे? ऐसे तो बहुत सारी जमीन पड़ी नगर तो फिर अगर बात होगी तो सारी जमीनों की होगी ना। जो भू माफिया है उदयलाल आंजना और विक्रम आंजना, उनके खिलाफ आप आरोप नहीं लगाते? उन्होंने करोड़ों की जमीन नीमच के भूमाफिया आपको दिख नहीं रहे, राजस्थान के भूमाफिया। वो तो राजस्थान से तो उन्होंने उनके, अच्छा ये बताइए, वो हो गया, उन्होंने मिडवे की जमीन खरीदी, वो औने पौने दाम में खरीदी, उसकी जांच हो जाए तो वो मिडवे की जमीन का रहस्य खुल जाए। मिडवे की जमीन भी नगर पालिका ने कांग्रेस के कार्यकाल में, रघुराज सिंह चौड़िया कांग्रेस के कार्यकाल में बिकी। तो उस टाइम जांच करने के लिए भाजपा जब थी ना, भाजपा सत्ता में तो थी ना, तो भाजपा ने क्यों नहीं रोका? नगर पालिका एक संस्था होती है लेकिन सत्ता उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी, अगर वो गलत चीज है तो आज भी कार्रवाई करना चाहिए ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो इस मामले में आप क्यों नहीं आवाज उठाते? भाई मेरा कहना, मैं आवाज क्या पूरे आपकी पार्टी के भाई मेरे मामले में जो प्रस्ताव अभी आएंगे नगर पालिका में मेरे कार्यकाल में, मुझे उसका आवाज उठाऊंगा। मैं 25 साल पुराने मामले भी उठाऊंगा। पुनर्वास विभाग का अपन मामला उठाते हैं, पुनर्वास विभाग की जमीन है, और लेकिन राकेश जी, पुनर्वास विभाग में नगर पालिका की जमीन जारी, नगर पालिका को नुकसान हो रहा है, लेकिन जगदारी का बंगला बिक रहा है, उस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं, उस पे सब एक हो रहे हैं। ऐसा क्यों? जगदारी का बंगला भी तो एक बड़ा इशू है ना। मेरा कहना है कि उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, खुद नगर पालिका अध्यक्ष जी बैठे हैं। गलत है तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए, हमारे से अगर सहयोग चाहिए तो हम भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। आप सभी पार्षदों ने साइन करके प्रस्ताव पास कर दिया, पूरी जगदारी के बंगले में आपके साइन, पूरे सरकार जगदारी के बंगले पार्षदों ने उसको प्रस्ताव को पास करा। नगर पालिका अध्यक्ष जी ने प्रस्ताव रखा तो 40 पार्षदों ने प्रस्ताव पास करा। तो ये विरोध ऐसा तो ही नहीं कांग्रेस ने पास कर दिया, कहीं ना कहीं वो न्यायालय जीत गया। नगर पालिका अध्यक्ष तो कह रहे वो जगदारी का बंगले का प्रस्ताव था, आप लोग पार्षद लोग लेकर आए, अध्यक्ष की तरफ से प्रस्ताव ही नहीं था। अध्यक्ष जी की तरफ से प्रस्ताव नहीं था, लेकिन अध्यक्ष जी उसमें डील कर रहे थे।
नहीं, डील तो पार्षदों की भी हुई। ऐसा कहा गया कि ना जगदारी के बंगले में आंजना ने ना 5-5 लाख रुपए बांटे, उसमें अहम भूमिका योगेश प्रजापति और 1-2 पार्षदों की भी रही, कांग्रेस के पार्षद। देखो आप कुछ भी आरोप लगा सकते हो, आरोप के लिए मुझे रोक नहीं है, लेकिन 35 पार्षदों ने, जितने भी पार्षद परिषद में एक भी परिषद के उनके पार्षदों ने विरोध क्यों नहीं करा इस बात का? भारतीय जनता पार्टी के जगदारी की भी खुद पार्षद है। जगदारी का बंगला बिक रहा है 25 करोड़ की, वो मात्र 18 करोड़ में बिक रहा है, वो भी 100-150 करोड़ की प्रॉपर्टी है। नगर पालिका उस पर आपत्ति क्यों नहीं ले रही है? वो जमीन, मतलब वहां नगर पालिका को नुकसान हो रहा है, वो नुकसान होने दो। ये नगर पालिका अध्यक्ष जी को लग रहा होगा भी नुकसान हो रहा है, अगर उनको लग रहा है तो आपने को साइन किया, तो मैं वही बता रहा हूँ, उनको इस बात का विरोध करना चाहिए ना। उन्होंने क्यों सहमति दी? नगर पालिका अध्यक्ष भी ऐसे पार्षद भी तो है, उसमें परिषद में प्रस्ताव था, पार्षद लोग लेकर आए। तो हम तो अभी ये भी लेके आए थे सिंधी पुनर्वास का, नगर पालिका अध्यक्ष जी ने उसको खारिज करवा दिया। तो वो बात, वो सिंधी पुनर्वास विभाग की अपन बात करें, सिंधी पुनर्वास विभाग की जमीन क्या नगर पालिका की है? बिल्कुल नगर पालिका की है। नगर पालिका ने कब नगर पालिका ने उसमें वही तात्कालिक नगर पालिका थे, रघुराज सिंह जी ने उस पर स्टे लिया था 2008 से, और 2023 तक स्टे यथावत था। तो कहीं ना कहीं स्टे अगर कोई कानून देता है, न्यायालय स्टे देता है, तो कहीं ना कहीं उसमें विवादित बात सुनिए आप। पुनर्वास विभाग की जमीन किसी एक व्यक्ति को बेची नहीं जा रही है, उसमें सिंधी समाज के 13 लोगों की जमीन है और सिंधी समाज के लिए आरक्षित थी। लेकिन वहां मेरी बात सुन लीजिए, पुनर्वास विभाग की जमीन किसी एक व्यक्ति को नहीं बिक रही है, उसमें करीब 12 लोग हैं, और वो सिंधी समाज की जमीन और सिंधी समाज को मिल रही है, लोग नहीं है ना राकेश जी। वो जमीन जो है ना 12 लोगों को सिंधी पुनर्वास विभाग ने नहीं दी थी, वो एकमात्र व्यक्ति को दी थी। वो व्यक्ति था सिंधी चंदवानी, वो मंदसौर निवासी थे। उनको हमने पूरा क्लेम जो था ना, वो क्लेम वहां दे चुके थे 1.25 करोड़ क्लेम। मात्र 4 लाख का क्लेम के एवज में हमने यहाँ पर उस समय के 4 करोड़ की जमीन दी थी, जब 25 साल पहले 2005 में 4 करोड़ की जमीन थी और 4 लाख रुपए का क्लेम बाकी था उनका। उसके बदले में इतनी बड़ी जमीन दे दी, तो वो जमीन एक व्यक्ति को देने की बजय उसने 12 व्यक्ति, आपने कहा कि आपने कहा कि ना सिंधी 12 लोगों को है, तो 12 लोगों को आप शंकर सिंधी ने तो उस जमीन को सिंधी समाज के लोगों को ही बेच दी। वो जो भी बेची हो, लेकिन वो अन्य, उसकी मुझे जानकारी है 2014 में बेची उस जमीन को, वो शंकर चंदवानी जी को बेटी, और खुद सभापति जी पार्षद थे ना उस टाइम पे, ये इसमें नगर पालिका में पार्षद थे उस टाइम पे, और इन्होंने विरोध करा और उन्होंने कहा कि वो किसी और को बेच रहा था ना, सिंधी समाज के अन्य किसी व्यक्ति को बेच रहा था। नहीं, उस टाइम भी वो बेच ही रहा था वो जमीन, वो तो भाई आपको जमीन, आप पाकिस्तानी का ये कहना था कि वो जमीन किसी और व्यक्ति, उनका कहना था कि तुम अगर इस जमीन को बेचते हो तो सिंधी समाज के व्यक्ति को बेचो। आपका कहना है कि खुद का निजी लाभ हो तो कोई बात नहीं, समाज की सिंधी समाज का ही हम बोल रहे हैं, उसमें समाज में गार्डन बना दो, उसमें समाज के लिए, सिंधी समाज के लिए भवन बना दो, सामुदायिक भवन। हम लोग पूरी परिषद और कांग्रेस और भाजपा पार्षद दलगत राजनीति ऊपर हम तैयार हो जाएंगे। तो मेरा कहना व्यक्तिगत, ये बताओ, पुनर्वास विभाग की जमीन जो नगर पालिका की है नहीं है, उस पर इतना हाव हल्ला मच रहा है, ठीक है ना। जगदारी का बंगला बिक गया, उस पर हाव हल्ला नहीं मचा। इस खेत नंबर 38 उदयलाल आंजना और आंजना के परिवार पर, उस पर सब खामोश है। मिडवे की जमीन बेच दी गई, उस पर सब खामोश है। तो और भी बंगले बगीचों की जमीन जो निजी हाथों में, वो कई लोगों के हाथों में, उस पर कौन नहीं अपन आवाज उठाते। अभी आपके जो आपने बोला संतोष जी चोपड़ा पर आरोप लगाते हो, संतोष जी चोपड़ा नगर पालिका अध्यक्ष बने ना, उन्होंने शहर के लिए कम और स्वयं के लिए, अभी वो चंद्रभवन है ना, पीछे उन्होंने एक होटल वाले को एक जमीन पर उन्होंने निर्माण कर लिया। क्या बंगला बगीचा व्यवस्थापन बोर्ड नगर पालिका अध्यक्ष को बैठकर इस पर लागू नहीं करना चाहिए? सरकार किसकी थी? शिवराज सिंह जी ने अगर वो नियम लागू करा कि 5,000 से ऊपर वाले पे 100% लेना है, तो उन्होंने कैसे दिया किराए से? क्या दे सकते हैं? उन्होंने नगर पालिका वो बंगला बैठकर आप फायदा बगीचा बोर्ड बना हुआ है और उसमें व्यवस्थापन की प्रक्रिया चल रही है ना। नहीं, आपको मालूम नहीं, प्रक्रिया तो खत्म हो चुकी है, 1 साल के लिए था वो। 5,000 स्क्वायर फीट से जितनी भी जमीन है ना, उसमें 100% अभी भी मामला चल रहा है, व्यवस्थापन बोर्ड काम कर रहा है। 100% गाइडलाइन जमा कराई है उन्होंने, जो निर्माण करा, निर्माण कर सकते हैं क्या? 100% गाइडलाइन का प्रावधान ही नहीं, 100% गाइडलाइन का भी प्रावधान ही नहीं है ना। आगे आपको मालूम ही नहीं है, बजट नोटिफिकेशन बना हुआ उसका कि 5,000 तक तो 8% जमा कराना है, और 5,000 से ऊपर जितनी भी जमीन है उस पर अगर आप उसका उपयोग करना चाहते हो तो 100% गाइडलाइन जमा करानी पड़ेगी बंगलों में और बगीचों में। तो हम जमीनों की बात करते हैं। नीमच नगर पालिका में पिछले 40 साल से कोई कॉलोनी नहीं कटी, 34-36 के बाद कोई कॉलोनी नहीं कटी। कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के वो रहे, आपने अब तक क्यों नहीं कहा कि आम लोगों को कॉलोनी मिलनी चाहिए, गरीब लोगों को कॉलोनी मिलनी चाहिए, सस्ते प्लाट मिलने चाहिए? ऐसी पहल आपने क्यों नहीं की? बहुत अच्छी बात बोल रहे हो आप राकेश जी, कि सस्ते प्लाट मिलना चाहिए और गरीबों को मिलना चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ कि सस्ते प्लाट मिले, गरीबों को मिले, कॉलोनी कटे।
34-36 की कॉलोनी कटी थी, उसके बाद नगर पालिका ने कोई कॉलोनी नहीं काटी। अब वर्तमान में हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना के पिछले 10 सालों से मकान बन रहे हैं। 145 लोगों को कुल मकान देने का उसमें था, जबकि उसको सेकंड फेज दूसरी जगह आ चुका है। हमारे यहाँ फर्स्ट फेज वालों को मकान नहीं दे पाए हम, 145 लोगों को मकान नहीं मिल पाए। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना को हम मकान नहीं दे पाए, कॉलोनी की हम बात करते हैं। अभी आपको एक जानकारी बता दूं, आप ही की मतलब ये इनकी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी पास करवा दी है, लेकिन नगर पालिका हमारी कॉलोनी नहीं बना पाई गरीबों के लिए। वो हाउसिंग बोर्ड की ये बताइए, अभी नगर पालिका ने लेस्ट अभी जो सम्मेलन हुआ उसमें 2 कॉलोनी के प्रस्ताव लाए। एक खेत नंबर आपके वार्ड का ही है, खेत नंबर पास की कॉलोनी बनेगी, और ये चमड़ा कारखाने के पीछे की बात कर रहे हैं, सामने की जमीन का, तो वहां पे व्यवसायिक कॉलोनी बनेगी। और ये दोनों शासन के नियम अनुसार नीमच के लोगों को मिलेगी। 40 साल बाद नगर पालिका अध्यक्ष जो कॉलोनी के प्रस्ताव लाई है, चाहे वो व्यवसायिक हो चाहे वो आवासीय हो, लेकिन आपने उस बैठक में विरोध किया, और विरोध इतना खतरनाक किया कि वो आप उनके समाज पर आ गए, ना व्यक्तिगत आरोप आ गए, उनके आंसू निकल आए। और फिर उनका आरोप है कि आपने जब ये देखा कि मामला उल्टा पड़ रहा है तो आप हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गए। उन्होंने तो आरोप लगाया। मैंने उस परिषद में भी कहा था कि नगर पालिका अध्यक्ष जी, आज भी मेरा बयान सुन सकते हो, सबके पास है वो। आप उन दोनों प्रस्ताव के विरोध में? मैं उन दोनों प्रस्ताव के हमने समर्थन दिया है, लेकिन हमारी शर्त ये थी कि आप उसको गरीबों को दो और मध्यम वर्गीय को दो। जिसके पास 100 करोड़ रुपए के मालिक है, वही लोग अगर वहां जाएंगे तो हमारे गरीब लोगों को कहाँ मिल पाया? राकेश जी, मेरा सवाल ये था कि आप इसको गरीब लोगों के लिए योजना बनाए, आप लॉटरी सिस्टम से निकाले, या फिर एक अमाउंट फिक्स करे शासन की दर के आधार पर दो आप, और उनको दो जो जिनको जरूरत है। वो ऑफर सिस्टम में दिख रहा है। वो ऑफर सिस्टम दिख रहा है। ऑफर सिस्टम हमारा गरीब आज तक वो जो आज तक नहीं ले पाया, आगे भविष्य में भी नहीं ले पाएगा। आप भी नहीं ले पाओगे और मैं भी नहीं ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम लोग वो चीज नहीं कर पाते हैं जो भूमाफिया कर लेते हैं। तो कितना पार्षद इस पक्ष में सहमत है कि वो ऑफर सिस्टम, लॉटरी सिस्टम? 40 पार्षद। मेरा कहना अगर 40 पार्षद में आप प्रस्ताव रख दो, 40 ही पार्षद चाहते हैं कि आप ऑफर सिस्टम के खिलाफ रखो और आप लॉटरी सिस्टम से रखो। लेकिन उसमें एक ये है कि मध्य प्रदेश शासन ने 2016 में एक नियम बना दिया कि कोई भी जमीन लॉटरी सिस्टम से नहीं बटेंगे। देखना भी भविष्य में, एक तो अभी बिना लॉटरी सिस्टम के बिना नगर पालिका भी बेचेगी भी सही, थोड़े दिनों बाद आपको मालूम पड़ जाएगा। और पूर्व परिषद ने भी एक प्रस्ताव स्कीम नंबर 34-36 में 48 भूखंड थे जो लॉटरी सिस्टम से निकाले गए। राकेश जी, और तो पुरानी लेकिन ये नियम तो 2016 में बना। अभी आपका 2019 में निकाले हमने 2019 में बेचे 48 प्लाट लॉटरी नहीं। वो प्लाट तो उस समय के लिए जब 34-36 जो स्लम के प्लाट पड़े हुए थे। और गाइडलाइन कौन सी यूज करी हमने आज की गाइडलाइन यूज करी। हमने आज की गाइडलाइन से बेचे ना, हम लोग आज भी गाइडलाइन से बेच सकते हैं। ये क्या है कि सिर्फ घुमा रहे हैं, ये नगर पालिका आय के लिए ऐसा कर रहे हैं कि इसको बेच देंगे तो बहुत नगर पालिका को आय हो जाएगी। तो इसलिए गरीबों के लिए नहीं है, हम चाहते हैं गरीबों के लिए बनाओ ना। हमारा उद्देश्य ये है कि आपने एक भी कॉलोनी नहीं बनी। हमने बंगला नंबर 60 पे कॉलोनी की बात करी, तो बंगला नंबर 60 में आपने स्कूल खेल मैदान के नाम से आधी जमीन उस बंगला नंबर 60 ही खत्म कर दी। आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के लिए जमीन खत्म कर दी। आज वो बंगला नंबर 60 तहस नहस हो चुका है। एक पूरा बंगला नंबर 60 हमारे पास सदियों से इतना बड़ा था, उसकी जमीन का अपन यूज करते, तो वहाँ पे कॉलोनी काटते, बड़ा कोई स्टेडियम बनाते। दोनों में से एक चीज करनी थी, तो आज वो फ्लैट सिस्टम बनाते तो पूरे शहर के जितने भी गरीब है झुग्गी जब सब खत्म हो जाती और वहाँ पे कॉलोनी बन जाती है। स्थिति है कि नीमच में जमीनें तो बहुत हैं, लेकिन सीएम राइज कॉलेज स्कूल के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है। सीएम राइज स्कूल अगर यहाँ से अगर शहर से बाहर जा रहा है तो ये शहर की कितनी बड़ी विडंबना है कि उसके आसपास के 10 किलोमीटर के बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, उसके लिए जमीन नहीं मिल पा रही है। इस पर आप कौन सी जमीन प्रस्तावित कर रहे हैं? राकेश जी, नीमच नगर पालिका के पास में पूरे मध्य प्रदेश में नगर पालिका के मामले में सबसे ज्यादा जमीन है। खुद वल्लभ भवन के लोग ये कह चुके हैं कि आपकी नीमच नगर पालिका जमीनों के मामले में सोने की खान है। इतनी जमीन होने के कारण ही विवाद है। अगर हम दूसरी जगह क्या होता है कि खुद नगर पालिका को कोई जमीन खरीदनी होती है तो वो टेंडर से खरीदती है, वो मांगती है, हाउसिंग बोर्ड से मांगती है, शासन से जमीन मांगती है। लेकिन हमारे पास जमीन है तो हम बंदरबाट कर रहे हैं, जमीनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जमीनों की योजना बननी चाहिए। जमीन ये मानते हैं जमीनों की बंदरबाट कांग्रेस और भाजपा दोनों लोगों ने मिलकर की? हाँ, अगर उन्होंने भी करी तो उनपे भी कार्रवाई होनी चाहिए। रघुराज सिंह जी चौड़िया का बता रहा, रघुराज सिंह जी चौड़िया के टाइम पे भाजपा सरकार थी, उनके ऊपर कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस दिग्विजय नहीं, रघुराज सिंह जी चौड़िया जो अध्यक्ष थे ना, तब उन्होंने करा 2004 से 9 थे, और उस टाइम पे आपके आधे समय दिग्विजय सिंह थे, आधे समय हाँ शिवराज सिंह जी चौहान उस टाइम मुख्यमंत्री थे, और उस टाइम ही घोटाला हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद थे उन सबको प्लाट मिले थे उसमें। आपको भी मिला था? तो मैं तो पार्षद ही नहीं था। बाद में मिला? बाद में मिलता है क्या? ऐसा नियम है कि बाद में? तो शहर के अंदर 1 लाख पॉपुलेशन है, हर कांग्रेस के पार्षदों को मिला। कांग्रेस के पार्षदों को मिला, वो मेरे नहीं मालूम, था ही नहीं पार्षद, मुझे क्या मालूम मिला कि नहीं मिला। ये तो बंदरबाट करने वाले लोगों को मालूम होगा। ये जब कांग्रेस का नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था
तब अध्यक्ष प्रत्याशी थी वीणा विजय सक्सेना, तो उनके साथ गद्दारी हुई। पता चला कि उनसे भी 2-2 लाख रुपए ले लिए और इधर जो बीजेपी के अध्यक्ष पद के दावेदार थे उनसे भी पैसे ले लिए। तो कांग्रेस को जो मतलब अपने अध्यक्ष पद के लिए बहुत कम वोट मिले, क्या कहेंगे इस पर? सही बात है। वास्तविकता में कांग्रेस को 14 हमारे पार्षद थे और 14 में से 9 वोट मिले। 5 पार्षद जो है ऑफिशियल हमारे दिख गए, वो पूरे शहर को मालूम है, पूरे हमारे प्रदेश कांग्रेस को मालूम है। लेकिन तो आपके ब्लॉक अध्यक्ष भी स्वीकार कर चुके हैं कि कांग्रेस के 5 पार्षद बिके। देखिए ना, वो तो कागजों पे उसको छुपा थोड़ी जा सकता। वो पीछे बिके भी है, उन्होंने पैसे भी लिए हैं, बिना पैसे से बिके नहीं है वो। और ये हमारे संगठन को सब मालूम है, ऊपर तक इस बात की जानकारी है। लेकिन ठीक है, अब जब समय आएगा तब इस बात पे कार्रवाई की जाएगी, अभी समय ही नहीं है इस बात पे बात। लेकिन जो बिके वो तो सबसे आगे बैठते कांग्रेस में। आगे पीछे तो आप सभी बैठते हैं, आगे कौन बैठता है पीछे कौन बैठता है ये तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन हाँ, ये है कि 5 पार्षद हमारे बिके हैं और ऑफिशियल बिके हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस पार्टी में आप रहते हो उसके साथ गद्दारी नहीं करना थी। और जिन लोगों ने गद्दारी करी है, मैं आज तक इस बात के खिलाफ हूँ और मैंने समय समय पर ये आवाज उठाई है। अच्छा, लेकिन उन 5 पार्षदों में आपका नाम तो नहीं? हम तो उस टाइम प्रभारी थे, हमने तो ना हम तो सबूत लेके आए थे और हमने मुझे तो प्रभारी बनाया था कि भाई ना ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कई लोगों हम लोगों ने एक सबूत मंगाया था, हमने उन सबको दिए थे कि आपको ये चीज लेके आनी है। लेकिन कई लोगों ने क्या करा कि उसको हमने जो पेन दिया था कि भाई आपको फोटो लाना है, ये लाना है, लेकिन कोई भी पार्षद लेके नहीं आया। कई पार्षद लेके नहीं आया, कुछ पार्षद लेके आए थे बस। बाकी पार्षदों ने कह दिया कि हमें चलाना नहीं आता, ये नहीं आता, इस तरह करके और गोलमोल हो गया। वो ठीक है, समय भी चला गया। ये क्या था, मतलब वो पेन था और वो चाबी का छल्ला था क्या जिसमें कैमरे लगे? जो भी था, हमने उनको बोला था कि आप पार्टी के साथ हम, क्योंकि हमारे को लग रहा था कि सामने वाली जो पार्टी है वो गब्बर पार्टी है, अरबपति पार्टी है और पैसों से खरीद रही है। ये पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यू चल रहा था। वो भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बना चुके थे कि अगर मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया तो मैं ना निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने जब दबाव में उनको अध्यक्ष बनाया है तो कांग्रेस के पार्षदों को तो जो जिसको नीड्स थी वो तो बिके ही थे। नहीं तो जो बिके पार्षद, तो मैंने सुना कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी 2-2 लाख दिए थे। अब वो किसको दिए तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ ये है कि कुछ लोगों को पैसे दिए थे उन्होंने। कांग्रेस उम्मीदवार ने भी दिए थे, कुछ लोगों को दिए थे उन्होंने। तो वो मतलब पैसे भी ले लिया, वोट भी ले लिया। पैसे इसलिए नहीं दिए थे कि आपको वोट देना है, उनके चुनाव में उन्होंने मदद कर दी। चुनाव लड़ रहे थे ना, पलट रहे हैं। नहीं मैंने पैसे दिए बोला, अभी बोल रहा हूँ। नहीं, अध्यक्ष चुनाव अध्यक्ष वोट ये पहले से हमारा डिसाइडेड था कि हम वीणा सक्सेना जी को अध्यक्ष का चुनाव लड़ाएंगे, ये फाइनल था। उन्होंने वो हमारे इसमें जितने भी चुनाव लड़ रहे थे उनमें थोड़े से धनाढ़ी व्यक्ति थे, उन लोगों से जिससे मदद मांगी उसको उन्होंने जाके मदद करी और उन्होंने पैसे दिए भी है उनको कि भाई, उनको ये भी बोला था कि चुनाव में लड़ूंगा तब मेरी मदद करना। तो उन लोगों ने विश्वास रख के पैसे भी लिए और उन्होंने गद्दारी भी की। अच्छा, एक चीज है कि आपको नेता प्रतिपक्ष बना दिया, लेकिन आपके खिलाफ एक कांग्रेस के पार्षदों का एक गुट है, वो आप पर खुलकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है कि योगेश प्रजापति तो भ्रष्टाचारी है। वो गुट जो है वो मुझे भ्रष्टाचारी कहता है तो तारीफ किसकी करता है? किसी भी की भी करे, लेकिन आपके साथ अगर वो कांग्रेस का सच्चा सिपाही है तो उसको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की तारीफ करने का तो हक ही नहीं बनता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तारीफ आप करोगे तो विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा, ये बताइए। तो अगर वो 2-5 पार्षद है, उनके कुछ एक कारण और भी रखे, बिल्कुल 7 पार्षद है जिन्होंने पीसीसी चीफ को लिखकर भी दिया है कि योगेश प्रजापति को हटाया। कब लिख के दिया आपको मालूम है? वो तब लिख के दिया जब हमने परिषद में सम्मेलन में नहीं जाने के लिए आपने एजेंडा जारी करा, व्हीप जारी करा और व्हीप में पार्षद नहीं जा पाए तो नगर पालिका अध्यक्ष जी ने दबाव डाला कि आपके वार्डों में काम नहीं होगा। आज भी नहीं होता है, आज भी आप देखिए सोशल मीडिया पे। कल ही हमारे एक पार्षद साथी ने लिखा है, जो लिख के देके आया था कि नगर पालिका भ्रष्ट है। अभी शराफत भाई ने लिखा है कि नगर पालिका भ्रष्ट है, खुद फेसबुक पे लिखा उन्होंने। तो कहीं ना कहीं वो उस टाइम दबाव ऐसा था नगर पालिका अध्यक्ष जी का कि अब तुम्हारे वार्डों में काम नहीं होंगे। और वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पार्षदों पर भी दबाव डाला उन्होंने। मैं नामजद बता सकता हूँ आपको। तो ऐसा दबाव डालना लोग का ये नहीं होता है। उनमें एक पार्षद का कहना है, 1-2 पार्षदों से हमारी बात हुई कि बोले योगेश प्रजापति अपना हित साध लेते हैं और दूसरे पार्षद साथियों को ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए वो अध्यक्ष के साथ है को उनको अपने वार्ड का विकास कराना है। तो वही तो कह रहा हूँ मैं कि वो कांग्रेस के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षद दबाव में रहते हैं। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में होना चाहिए कि आपको पद मिला है, जिम्मेदारी आपको पहली बार मिली है। और संतोष जी चोपड़ा के लिए तो अचीवमेंट ये है कि उनको 3 बार कोशिश करी उन्होंने, तीनों बार वो हार गए। और चौथी बार अगर उनको मामला मिला है नगर पालिका अध्यक्ष का पद, तो उनको शहर में एक विकास का विजन बनाना चाहिए। उनको अपने निजी हित छोड़कर और शहर के लिए सोचना चाहिए। उनके परिवार, जिस तरह से वो कहते हैं कि हम लोग पूरा परिवार लगा हुआ,
अरे आपको पूरा परिवार लगने की जरूरत क्या है? अकेला व्यक्ति काम कर सकता है। ऐसा कोई आपके गजट नोटिफिकेशन ऐसा नियम है जिसमें 4 अध्यक्ष आ अच्छा जाएंगे? नहीं, वो अध्यक्ष तो केवल ही आप लोगों ने हुआ बना रखा है, अध्यक्ष तो एक ही होता है। बोला है कि ना नहीं वो तो आप लोगों ने हुआ बना रखा है। नहीं वो सहयोग कर रहे हैं, सहयोग क्या सहयोग कर रहे हैं। सहयोग क्या? 4 अध्यक्ष हम नहीं कर रहे, 4 सहयोग कर रहे हैं। वो तो एक हुआ बना रखा है, क्योंकि वो सब लोग बैठे बैठे यहीं पे फोटो दिखा सकता हूँ जिसके अंदर गौरव जी भी रोडों का निरीक्षण करने जाते हैं। संतोष जी भाई देखो, नगर पालिका अध्यक्ष के मामले में नगर पालिका अध्यक्ष जी स्वतंत्र है और नगर पालिका अध्यक्ष जी पढ़ी लिखी, जब आप खुद बोल रहे हो तो उनको फ्री छोड़ो ना, वो काम कर पाएंगी। वही काम कर रही है, लेकिन वो दूसरी वो चीज ये दबाव ये मैं उनकी भी मैं संवेदना उनके प्रति भी ये है, कारण ये कि वो भी दबाव में काम करेगी क्योंकि उनको शहर विकास भी करना है, फिर परिवार का भला भी करना है। उनके परिवार की इस तरह उनके परिवार के लोगों के ऐसे काम है, उनके या फिर पार्टी के लोगों के, तो उसका काम करने की वजह से कई बार उनकी हम लोग ये एक तो ये कि एक और आप पर ये आरोप ये लगता है कि आप जिन मुद्दों को उठाते हैं या जिन बिल्डिंग भवनों की शिकायत करते हैं, लिफाफे लेके चुप हो जाते हैं। मैंने नगर पालिका में भी 2 साल में 9 शिकायत की। अभी मैंने 4 दिन पहले नगर पालिका अध्यक्ष जी ने पत्र किया, ये बात उन्होंने परिषद में भी मुझे बोली थी कि आपके द्वारा शिकायत की। मैं आज फिर बोल रहा हूँ कि मेरी शिकायत के लिए मैंने नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखा कि मेरे द्वारा जो 9 शिकायत की गई थी, आपने उनसे समझौता कर लिया या क्या करा, आपने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? आपको कार्रवाई करनी थी। नगर पालिका अगर मैंने पत्र पे लिख के दिया हो जिस पे कार्रवाई नहीं की जाए तो मैं आज इस्तीफा दे रही हूँ। अगर मैंने पत्र लिखा तो कार्रवाई करना चाहिए। तो मामला चल रहा है डॉक्टर अभिषेक तिवारी का आपके वार्ड में, उसकी कोई शिकायत हुई थी, बाद में फिर कुछ समझौता हो गया। आज तक समझौता नहीं हुआ है। मैंने शिकायत की थी कि कमिश्नर ने कहा कि भरोसा नहीं करता है। मैंने कहा था ये जो बाहर निकाल कर पूरा जाएगी तो अंदर दबाई जाए, ये नगर पालिका अध्यक्ष को मैंने पत्र लिख के दिया था और नगर पालिका सीएमओ को पत्र लिखा था। नगर पालिका अध्यक्ष को सीएमओ को पत्र लिख के हम उनसे आज जाके पत्र नहीं करा सकते ना, तो वो क्या वो हो गया, नहीं कराएंगे, नहीं बनाओ, ऑनर को हॉस्पिटल बना हुआ और दोनों तरफ से निकला बना हुआ है ना, लेकिन मैं लिखित में शिकायत की है। क्या है कि बाद में आपकी मीटिंग होगी। आज आपको माफ किया ना, आज से आपको होगे तो आज के 9 बजे 9 शिकायत में पता लिख के दिया, इसका लिख के दिया है, नगर पालिका अध्यक्ष की कार्रवाई नगर पालिका अध्यक्ष करनी, तो आपने आगे बोला कि कार्रवाई नगर पालिका अध्यक्ष को करनी, उसके लिए भी जो मैंने शिकायत करी गरीब आदमी भूखी, गरीब आदमी का कानून आप घर काम कर लेते हैं। अमीर भूमाफिया के शहर के बड़े बड़े अमीर बनाते हैं, बड़े बड़े रिसोर्ट बनाते हैं, तो बड़े बड़े कोई नहीं बनाते, इनके कार्रवाई नगर पालिका से आगे देखने वाले क्यों है? धरती के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती? नगर पालिका अपनी कार्रवाई करती है, तो नगर पालिका सिस्टम को भी आगे प्रशासनिक अधिकारी जो बहुत कोशिशें हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते ये मामले में कितना नुकसान हुआ नगर पालिका अब इतना हुआ कि नगर पालिका अध्यक्ष को सीएमओ को देखिए उसकी जांच करिए। को हुआ नहीं। नंबर इसलिए कहते हैं कि मामले को दिखा मामले को क्या करा, तो 25 का ये आपका राजनीतिक का हम कहेंगे या केजरीवाल आप नगर पालिका से पद चुकाई करते हैं और लोग और आप
जो काम कर रहे हैं